इसके पूर्व की कक्षा में मैंने आप सभी को एक पाश्चात्य समालोचक आई.ए. रिचर्ड्स से मुखातिब किया था। आज पुनः उसकी दूसरी कड़ी के रूप में उन पर और भी गहराई से चिंतन मनन करके आपके साथ उसकी परिचर्चा करूंगी। आज की कक्षा का विषय है प्रेषणीयता के संबंध में रिचर्ड्स की मान्यताएं तथा साधारणीकरण से सामंजस्य, साथ ही इसी के साथ उनके काव्य सिद्धांत एवं उसके भेदोपभेद की भी गहरता से व्याख्या करूंगी। तो चलते हैं महान पाश्चात्य समालोचक आई.ए. रिचर्ड्स के काव्य सौष्ठव की परिचर्चा की ओर। जिस प्रक्रिया द्वारा लेखक अपनी भावनाओं या विचारों को पाठकों तक पहुंचाता है, संप्रेषण या संप्रेषणीयता कहलाता है। प्रेषण द्वारा कवि तथा पाठक के मन में समान मानसिक अवस्था व्युत्पन्न होती है। यही तारतम्य कला का वांछित उद्देश्य है, जो प्रेषणीयता के अभाव में संभाव्य नहीं है। काव्य में संप्रेषण का माध्यम और साधन भाषा है। हमारा मस्तिष्क आदिकाल से प्रतिक्रियाओं का संरचनात्मक अंकन तथा बाह्य आवेष्टन के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का रूप विन्यास करता आ रहा है। मनोदैहिक अनुभवों तथा मुद्रा एवं हस्त संचालनादि जैविक, स्वाभाविक एवं नैसर्गिक क्रियाओं द्वारा प्रेषण व्यापार द्वारा सफल होता है। कुछ अंशों का अभिव्यंजन वाणी द्वारा भी किया जाता है और ये सूक्ष्मीकृत होकर भी वाणी में प्रकट होते हैं। प्रेषण व्यक्ति या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक है। अनुभूति में तल्लीनता तथा अनुभूति के प्रेषण में तन्मयता से पृथक होकर कौशल, शिल्प एवं प्रेषण माध्यमों पर जाने पर कवि प्रातिभ कम और क्राफ्ट्समैन अधिक हो जाएगा। अस्तु उसे समाज एवं प्रेषण माध्यम की ओर से कोई अनुशासन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कवि स्वयं चेता स्वयंभू है। किंतु इसके बावजूद पहला कवि की अंतश्चेतना में यशेच्छादि की भावनाएं रहती हैं। दूसरा, अनुभूति चूंकि समाज से प्राप्य है, अतएव उसकी अनुभूतियों में भी सामाजिकता है। तीसरा, मन सामाजिक यंत्र है, अस्तु कवि स्वरूपतः एवं तत्वतः दोनों दृष्टियों से समाज सापेक्ष है। सांस्कृतिक परिवेश और इसकी विशेषताएं, युग एवं क्षण की प्रेरणाएं कवि को आवेष्टनवत रूप प्रदान करती हैं। सजग कवि युग, संस्कृति एवं क्षण से ऊपर उठकर सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक बनता है। व्यक्तित्व का सूक्ष्मीकरण या विशदीकरण या निर्वैयक्तिकता या वैयक्तिकता का विसर्जन पुराने जूते की भांति पूर्णतः त्याज्य नहीं है। कवि रचना में जितना ही तन्मय होगा, रचना उतनी ही स्वतंत्र होगी। संप्रेषण का अर्थ अंतर प्रवेश भी किया जाता है, किंतु यह संप्रेषण वैसा नहीं है जैसा एक जल से भरे पात्र को दूसरे खाली पात्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी संप्रेषण ट्रांसफर नहीं है। प्रेषण क्रिया में 3 तत्व कार्यरत होते हैं। पहला प्रेष्य भाव, दूसरा प्रेषक और तीसरा प्रेषिति। प्रेषण इन तीनों का संघात समवाय है। तीनों में अविभाज्य संबंध है। इस संदर्भ में प्रेषक अर्थात कवि के लिए प्रेष्य सृष्टि कर्म है, किंतु प्रेषिति के लिए प्रेष्य यानी भाव लय कर्म है। कवि का अनुभव संपृक्त होता है। अनुभव की संपृक्त तथा अनुभव की सुलभता
सर्वश्रेष्ठ विभूति है। कवि की अनुभूति कभी पुनरावृत्त्यात्मक नहीं होती। कवि की संवेदनशीलता जातीय चेतना से संयुक्त होती है। यह चेतना प्राणी मात्र की चेतना है। ऐसा कवि जिसमें अनुभवों की विशदता एवं सुलभता हो, वह उतना ही साधारण धर्मी होगा। किसी कवि की साधारण धर्मिता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, कवि एक प्राणी है, वह वस्तु भी है, जीवन भी। दूसरा, कवि एक विवेकशील प्राणी है, जो सबसे अधिक संवेदनशील, अनुभव में व्यवस्था लाने वाला तथा इच्छानुसार उसे अभिव्यक्त करने वाला है। तीसरा, कवि में भावों की ग्राहकता तीव्रता से होती है। उसमें भावात्मकता अर्थात हार्दिक तन्मयता एवं बौद्धिक सूक्ष्मता का समवाय है। चौथा, भाषा, लय, ध्वनि, शब्द आदि के कारण भी कवि साधारण धर्मी होता है। अपने कार्य व्यापार द्वारा कवि पाठकों के सुषुप्त भाव कोशों को जागृत करता है। जो कवि पुल एंड पोस्ट में सामंजस्य स्थापित करता है, वही ज्यादा संप्रेषित होता है। रिचर्ड्स के मतानुसार आलोचना के दो आधारभूत स्तंभ हैं। पहला, मूल्य सिद्धांत और दूसरा, संप्रेषण का विश्लेषण। संप्रेषण तब घटित होता है जब एक मन अपने परिवेश के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि दूसरा मन उससे प्रभावित हो जाता है। इसके लिए कलाकार में दो योग्यताओं का होना अतीव अपेक्षित है। पहला, अतीत के अनुभवों की सुलभता। इसका अर्थ उनकी स्मृति मात्र नहीं, वरन उनका युक्त पुनरुत्पादन है। इसका अर्थ केवल उस विशिष्ट व्यतीत मनस्थितियों को सुलभ बना लेना है। सफल संप्रेषण के लिए दूसरी शर्त कलाकार की सामान्यता है। संप्रेषण तब विफल हो जाता है जब कवि की संप्रेषित होने वाली अनुभूतियां पाठकों की अनुभूतियों से सामंजस्य स्थापित नहीं करती। सफल संप्रेषण के लिए सभी पाठकों में अपनी प्रविष्णु उद्दीपनों सहित कुछ आवेगों को सामान्य रूप में रहना आवश्यक होता है। रिचर्ड्स कलाकार को चौराहे पर का प्राणी मानते हैं। तोलस्टॉय के संक्रमण सिद्धांत को इस संदर्भ में दृष्टिगोचर किया जा सकता है। उनके मतानुसार संक्रमण का अर्थ है भाव संचार। कला तीन स्थितियों में संक्रमित होती है। पहला, संवेदन सामान्य एवं विशिष्ट होते हैं। दूसरा, संप्रेषित संवेदन स्पष्ट होते हैं तथा उनमें अनुभूतियों की पूर्णता होती है। और तीसरा, स्पष्टतः चित्रण प्रेषणीय संवेदन में कलाकार पूर्णतः ईमानदारी से भाव विनियोग करता है। इसमें शक्ति एवं वेधकता का समन्वय होता है। तोलस्टॉय ने उत्तम संक्रमण उसे स्वीकार किया है जिसमें व्यक्ति भावना से अभिभूत हो। रिचर्ड्स काव्य में धर्म को स्वीकृत नहीं किया गया है। काव्य में यदि कोई धर्म है तो वह है काव्य धर्म। काव्य तत्व प्रेषण एवं भावन व्यापार किसी में रिचर्ड्स धर्म को अनुस्यूत नहीं होने देना चाहते। इलियट ने काव्य का अंग धर्म को स्वीकार किया है। वस्तुतः संप्रेषण एवं साधारणीकरण में ज्यादा संपृक्तता नहीं है, ज्यादा पृथकता भी नहीं है। जो सफलीभूत संप्रेषण है वही साधारणीकृत भी है। अब मैं आती हूँ रिचर्ड्स के काव्य सिद्धांत की ओर। उसके भेदों पर भी चर्चा होगी। तो वर्तमान यूरोपीय काव्य शास्त्र के आचार्य रिचर्ड्स ने
मानसिक प्रक्रियाओं तथा साहित्य संबंधों का स्पष्टीकरण कर आलोचना को एक नव्य दिशा प्रदान की। पहला, काव्य का प्रयोजन। रिचर्ड्स की मान्यता है कि कविता का मूल्य उसके मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। उत्कृष्ट कविता की प्रभावान्विति आत्म संपादन में होती है। भाव व्युत्पन्न कर देना ही साहित्य का मूल्य निर्धारण नहीं है। किसी भी अनुभूति द्वारा जो प्रवृत्तियां उत्पन्न की जाती हैं, वस्तुतः उन्हीं की महत्ता है। उन्होंने कला को सुख का कारण नहीं वरन अभिव्यक्ति के लिए स्वीकार किया है। साहित्य की महार्घता इसी में सन्निहित है कि वह मानवीय अनुभूतियों के क्षेत्र में व्यापकता प्रदान करे, पारस्परिक सहयोग के लिए उत्प्रेरित करे। उसका कर्तव्य है कि वह एकांतिकता के आवरण को अनावृत कर दे। एतत् वह साहित्य का प्रयोजन पाठक की ऐसी मनस्थिति उत्पन्न कर देना स्वीकार करते हैं जिसमें संतुलन हो एवं बाह्य क्रिया हेतु तत्परता भी। दूसरा, साहित्य और विज्ञान का भेद। विज्ञान एवं ललित कलाओं के पारस्परिक संबंध एवं भेद पर काव्य शास्त्र के आंतरिक काल से अद्यावधि तक अन्य आलोचकों ने प्रकाश डाला है। रिचर्ड्स ने भी इसकी पर्यालोचना की है। उनके अनुसार प्रत्येक कथन में वस्तुओं की ओर निर्देश किया जाता है। जब निर्दिष्ट वस्तु सच्ची होती है और उनके बीच निर्दिष्ट संबंध भी सच्चा होता है तो उस कथन को वैज्ञानिक कथन कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी कथन में निर्दिष्ट वस्तुओं का सत्यापित एवं असत्यापित होना महत्वपूर्ण न हो और न उन निर्दिष्ट वस्तुओं के बीच निर्दिष्ट संबंध ही महत्वपूर्ण हो तो ऐसे कथन को हम साहित्यिक कथन की संज्ञा देंगे। रिचर्ड्स के अनुसार मानव मस्तिष्क अनुभवों के दो स्रोत हैं। पहला, बाह्य जगत, दूसरा शारीरिक अवस्थाएं। विज्ञान का संबंध बाह्य जगत से है तथा साहित्य का शारीरिक अवस्थाओं से। विज्ञान में निर्देशों का वास्तविक आधार होता है, साहित्य के लिए यह आवश्यक नहीं। उनका आंतरिक संबंध अंतर्वेगीय होता है। यह मन की एक भावनात्मक वृत्ति है। अब कला मीमांसा संबंधी चर्चा। इसके अंतर्गत अनुभव और कला भी आते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की विवेचना पर्यालोचना साहित्य में प्राच्य काल से ही चली आ रही है। जर्मन दार्शनिक कांट ने सत्य का अर्थ क्रियात्मक मनोवृत्ति से अनुस्यूत माना था, किंतु रिचर्ड्स ने उसे ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया, वरन उन्होंने सत्य का संबंध विचार से शिव का इच्छा से माना, किंतु सुंदर का संबंध भाव से उन्हें स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने कला संबंधी अनुभवों को विशिष्ट स्वभाव वाला स्वीकार किया है तथा उसका यह विशिष्ट स्वभाव दो रूपों में सुस्थिर किया गया है। पहला, सौंदर्यगत भाव। यह हमारे कला मीमांसा संबंधी अनुभवों को निर्दिष्ट करता है तथा दूसरा, इसके अनुसार कला मीमांसा संबंधी अनुभव का विशिष्ट लक्षण आत्म प्रेषण है, किंतु मनोविज्ञान इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करता। अस्तु, रिचर्ड्स का सौंदर्यगत अनुभव साधारण औपपत्तिक अनुभव सदृश ही है। अब आते हैं कल्पना की ओर। कल्पना, इनके विचार में, इनके अनुसार कल्पना का सर्वश्रेष्ठ गुण है विपरीत मनोवेगों तथा अनुभवों में एकत्व स्थापित करना। कृति को सुष्ठु प्रकार विवेचित करने हेतु रिचर्ड्स ने किसी रचना में मूल 4 तत्वों आशय,
भाव, ध्वनि और उद्देश्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। व्याख्याता के लिए यह परमावश्यक है कि वह व्याख्या करते समय कृतिकार की प्रतिभा में पूर्ण रूपेण तल्लीन हो जाए। दूसरा है सैद्धांतिक आसक्ति। किसी विशेष धर्म, संप्रदाय या दर्शन में आस्था भी अर्थ ग्रहण में बाधक सिद्ध होती है। इसके कारण उसका सही अवमूल्यन संभव नहीं हो पाता। अस्तु रिचर्ड्स व्याख्याता को यह परामर्श देते हैं कि व्याख्याता का व्यक्तित्व पूर्ण हो, अर्थात वह निष्कपट, ईमानदार तथा आत्मसंपूर्ण हो। अब मैं आती हूँ व्याख्या और आलोचना की ओर। व्याख्या ग्रहणशील होती है, उसे नूतन अनुभूति स्वीकार्य है। आलोचना क्रियाशील होती है, वह मूल्यांकन करती है, मानदंड निर्धारित करती है। यद्यपि रिचर्ड्स रूढ़ नैतिकता, आधारपरक सूक्तियों के समावेश के विरोधी हैं, तथापि वे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नैतिकता को कलाकार हेतु स्वाभाविक स्वीकार करते हैं। अब मैं आती हूँ कविता के लिए इस सिद्धांत के कितने समर्थक हैं हमारे रिचर्ड्स महोदय। इस सिद्धांत के समर्थक के रूप में ब्रेडले की युक्तियों का खंडन करते हुए रिचर्ड्स ने भी कला और नैतिकता का पारस्परिक संबंध स्वीकार किया है। रिचर्ड्स कला के लिए सिद्धांत का विरोध करते हैं तथा काव्य में साधारणीकरण को आवश्यक मानते हैं। काव्यानुभूति को वह जगत से पृथक नहीं देखते, वरन उनकी अवधारणा है कि अच्छा वही है जो मूल्यवान है। एतद रिचर्ड्स ने समीक्षा के क्षेत्र में व्याकरणिक, धार्मिक, नैतिक, सौंदर्य शास्त्रीय मतों के विरुद्ध शुद्ध मनोवैज्ञानिक मत प्रस्तुत किया है। उनका मनोवैज्ञानिक आदर्शवादी दृष्टिकोण ही उनकी सर्वश्रेष्ठ देन है। आपकी प्रतिक्रियाएं और प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बड़ी धीमी गति से आ रहे हैं। कृपया उसमें तीव्रता लाने की कोशिश करें, जिससे मुझे यह प्रतीत हो कि आप पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य में रुचि ले रहे हैं। इस बार के 2 प्रश्न हैं आपके समक्ष। पहला प्रश्न है संप्रेषण क्या है, तथा दूसरा प्रश्न है कल्पना किसे कहते हैं। आशा है इसका उत्तर आप सरलता पूर्वक दे पाएंगे। यही आपकी परीक्षण विधि है, इसलिए इस टास्क को जरूर पूरा करें।